कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं? इसका क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? ए। वाई, अच्छा, जस्टिफाई कर रहा है पक्का? क्लियर? द क्वेश्चन टॉक अबाउट द मनी बिल। मनी बिल हमने पढ़ा है कि मनी बिल इज टॉकिंग अबाउट द एनी इशू रिलेटेड टू द टैक्सेशन, बोरोइंग ऑफ द मनी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एनी इंसिडेंटल मैटर। इससे एसोसिएटेड कोई भी मैटर है। तो ये पहला तो उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था अंडर आर्टिकल 110। तो ये सही है। दूसरा, मनी बिल के लिए राज्यसभा के पास पावर ज्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम पावर विल बी विद द लोकसभा। राज्यसभा मैक्सिमम क्या कर सकता है? 14 डेज के लिए डिस्कस कर सकता है एंड दे कैन गिव द सजेशन। तो इंस्टॉल भी करना होगा, अगर रोक के भी रखना होगा तो सिर्फ 14 डेज के लिए होगा। मनी बिल हमने पढ़ा था एक दिन कि मनी बिल एक प्रोविजन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके थ्रू जो गवर्नमेंट होती है वो बिल पास करती है फॉर द टैक्सेशन। जैसे होता है ना, गवर्नमेंट दो लेवल पे, एक योगी जी की गवर्नमेंट है, एक मोदी जी की गवर्नमेंट है। क्लियर हो रहा है? ये गवर्नमेंट एट द टू लेवल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो पता है ना, एक यूनियन गवर्नमेंट होता है मोदी जी, और एक योगी जी की गवर्नमेंट है। ये लोग विधानसभा में जाते हैं जो योगी जी हैं, और जो मोदी जी हैं वो संसद। सांसद का आप देखते होंगे ना टीवी पे, जो डिस्कशन आता है, मोदी जी अपना स्पीच देते हैं, बिल के लिए भी उसमें स्पीच होता है। उसमें एक बिल होता है मनी बिल, जहाँ पे टैक्स लगाना होता है। जैसे हम लोग, आप लोगों में से कितने लोग टैक्स देते हैं? नहीं देते हैं? आप भी नहीं देती? आप भी नहीं देती? कोई नहीं देता? हर आदमी टैक्स देता है, गरीब से गरीब, और कुछ भी हो सब लोग टैक्स देते हैं। आप कुछ भी खरीदते हैं जीएसटी लगा होता है पहले से। तो ये मत कहिएगा कि आप लोग टैक्स नहीं देते हैं। एवरीवन गिव द टैक्स, और बहुत ज़्यादा टैक्स होता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अंबानी के लिए भी, अगर चाय पत्ती जाके अंबानी टाटा का खरीदेंगे तो उन पे भी सेम टैक्स लगेगा, हम पे भी सेम टैक्स लगेगा। तो इसे एक तरीके से रिग्रेसिव कहा जाता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव होता है, एक तरीके से समाज में इनइक्वालिटी पैदा करता है। क्योंकि अमीर के लिए भी सेम लग रहा है, गरीब के लिए भी इतना सेम लग रहा है, तो गरीब ज्यादा गरीब हो जाएगा ना। टैक्सेशन ऐसा होना चाहिए कि गरीब के पास कम होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो 5 लाख से ज्यादा या 2.5 लाख से ज्यादा, ऐसे में स्लैब होता है, तो उस स्लैब में आते हैं तो उनको नहीं देना पड़ता है। गवर्नमेंट उसमें भी रीबेट देती रहती है, छूट देती रहती है कि इस बार इनको छूट दे दिया, इस बार एल्डरली को छूट दे दिया, तो ये सब चीजें होती हैं। तो इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, ये पूछता है हमेशा। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। जैसे कंपनीज पे लगेगा कॉरपोरेशन टैक्स, हम लोगों पे जो इनकम टैक्स होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हमेशा रिग्रेसिव होता है, समाज में असमानता फैलाता है। भले वो लगेगा कि सब पे सेम लग रहा है। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना कि इक्वालिटी, अरिस्टोटल ने कहा है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। ये होता है जस्टिस का एक, अरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट दिया जस्टिस का, इक्वल जो बराबर है वो बराबरी के तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और जो अनइक्वल्स हैं उनको अनइक्वली हम ट्रीट करते हैं। तभी तो हमने कल पढ़ा था रिजर्वेशन की पॉलिसी क्यों थी, क्योंकि अनइक्वालिटी है, तो अनइक्वल को अनइक्वली ट्रीट करना है। कल और एग्जाम्पल पढ़ा था कि 2 भाई हैं, एक पैरालिसिस हुआ है, एक नॉर्मल है, तो पिताजी किसको व्हील चेयर देंगे? जो पैरालाइज्ड है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इक्वालिटी ला रहे हैं, अलग से दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको उसके बराबर फंक्शनल स्ट्रेंथ दे रहे हैं। यहां पे मनी बिल, जहां पे टैक्सेशन लगाना होता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट किसके थ्रू लगाएगी? मनी बिल के द्वारा। आंख मूंद के नहीं मोदी जी उठेंगे और कहेंगे कि कल से हम ये वाला टैक्स इंट्रोड्यूस कर दें। टैक्स के लिए हमेशा बिल, और बिल को पास होकर लोकसभा से तब एक्ट बन के वो लगता है। जैसे जीएसटी के लिए पूरा, आप लोगों ने देखा होगा रात को 12 बजे मोदी जी कहते हैं कि हम जीएसटी बिल पास कर रहे हैं, सिंबॉलिक है, 50 सालों में 70 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीजें क्या होती है? टैक्सेशन विल बी ऑलवेज थ्रू द एक्ट, एंड दैट विल बी मनी बिल एंड द फाइनेंशियल एक्ट। क्लियर हो रहा है?
ज्यादा पावर हम लोकसभा को क्यों देते हैं? पार्लियामेंट में दो हाउस है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। अभी इलेक्शन हुआ था, जून में हुआ था ना, जिसका रिजल्ट आया था, तो उसमें एक लोकसभा का, इसमें लोकसभा का इलेक्शन था ना। क्लियर हो रही ये चीजें, आम चीजें तो पता है ना। वोट दिया था इस बार? किसने किसने वोट दिया था? आपने दिया था? अच्छा, आपने नहीं दिया था। आपने 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 भी नहीं दिया? दिया था। सो योर, ये इंक लगा है? अच्छा, हट गया, ओके। तो दिस इज लोकसभा। लोकसभा को इसलिए ज्यादा पावर है क्योंकि हम लोग उनको इलेक्ट करके भेजते हैं, इसीलिए ज्यादा दिया। दैट इज, इसीलिए ये जस्टिफाई कर रहा है कि राज्यसभा ऑब्स्ट्रक्टिंग द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू एक्सेस द फंड फॉर द इसेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मेन गवर्नमेंट को आप पैसा ही नहीं देंगे तो घर कैसे चलेगा? होता है ना कि मेन अगर जो पावर देना है वो उस बॉडी को दे जो पीपल से डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है और अकाउंटेबल है। राज्यसभा के किसी एमपी को आपने देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन आपका जो लोकसभा का है वो तो आते रहते होंगे, कभी इलेक्शन के टाइम पे, कभी कुछ उद्घाटन करने, तो कभी किसी दौरे पे, कभी कुछ घटना घट जाती होगी, तो आपने देखा होगा। तो राज्यसभा अकाउंटेबल नहीं होता है, उसका आपकी किसी रिप्रेजेंटेशन किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की नहीं होती है, इनडायरेक्टली वो इलेक्टेड होते हैं। दैट इज द मेन थिंग, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं। क्लियर हो रही है ये चीजें? दैट इज द मेन थिंग, दैट्स वाई ए इज द करेक्ट। यहाँ पे यूपीएससी का जो अभी पैटर्न आ रहा है 2 सालों से, वो ये वाला पैटर्न आया है, अभी इंट्रोड्यूस किया है 2023 में। स्टेटमेंट दे रहे हैं, जस्टिफाई करवा रहे हैं। और दूसरा पैटर्न है वनली 1, वनली 2, वनली 3, वनली 4 वाले क्वेश्चन। हाँ, वन वनली वाले में कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब सिर्फ यही होगा, तो कई बार हम निगेटिव लेते हैं। और इसी का यूपीएससी ने एक दिन एक साल पूछा है क्वेश्चन, इसी का फायदा उठा के मैं दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं क्वेश्चन ढूंढूं कि कहाँ पे है वो। यही तो लोगों का कंफ्यूजन था और इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गिव मी जस्ट 1 मिनट, मुझे ढूंढना पड़ेगा वो क्वेश्चन कहाँ पे है। एक दिन शायद मैंने डिस्कस भी किया था वो क्वेश्चन, जो यूपीएससी का क्वेश्चन है। 2018 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, एक दिन डिस्कस किया था मैंने कि रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, एक बार पढ़िए जो हम लोग मनी बिल डिस्कस कर रहे थे। कौन सा गलत लग रहा है? अच्छा, यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन सामने सामने है। सी है गलत, क्योंकि यहाँ पे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया दिया है। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे जो आर्टिकल 1010 है, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे वनली लिखा है कि वनली प्रोविजन, और जगहों पे वनली नहीं लिखा होता है। मनी बिल में साफ साफ लिखा है कि वनली प्रोविजन, और इसीलिए वो वनली वाली स्टेटमेंट सही होता है। नॉर्मल जब वनली आता है तो ट्विस्ट करने के लिए आता है कि केवल वनली आ गया तो वहां पे वी आर ट्विस्टिंग द थिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो प्रोविजन दिया है कि वनली। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे आप देखिएगा जो एप्रोप्रिएशन ऑफ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां पे उन्होंने बदल के कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया दे दिया। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अलॉटमेंट होता है ना, डिफरेंट मिनिस्ट्री को। अभी आपने बजट पास हुआ है 4-5 दिन पहले, बजट किसने किसने देखा? बजट का कुछ तो देखा होगा, टीवी पे देखा था बजट का जो डिस्कशन हो रहा था। उस वाले में अलॉट होती है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को इतने करोड़ रुपए दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री को इतना करोड़ दिया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट को इतना दिया। तो अलॉटमेंट जो होगा दैट विल बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मेन जो फंड है, जैसे गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ रखेगा, उसके लिए तिजोरी होती है, 3 तिजोरी। पहला तिजोरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा पब्लिक अकाउंट इंडिया, और तीसरा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो सबसे ज्यादा जो टैक्सेशन होता है और जो अलॉटमेंट होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया अलॉट नहीं करते हैं, उसका यूज करते हैं इमरजेंसी में।
कंटिजेंसी का मतलब ये होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप चीजों को कैसे डील करते हैं। तो अप्रोप्रिएशन जो होगा, अगर अप्रोप्रिएशन का आपका अच्छे से मालूम है तो यू विल बी, क्योंकि पैसा तो यूज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से भी होगा, लेकिन अप्रोप्रिएशन सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होगा, क्योंकि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से तो सडनली जाके पैसे यूज करते हैं ना। जैसे आपके घर में 3 तरीके के पैसा कलेक्शन का है। जैसे आपका एक शॉप है समझिए, तो वहां का एक रनिंग होगा जहां पे सारे पैसे आते होंगे, लेन देन होता होगा दिन भर, फिर वो सारा इकट्ठा करके रात को एक आपका तिजोरी होता होगा वहां पे रखते होंगे। और एक अलग से लोग रखते हैं गुल्लक टाइप का कि कभी इमरजेंसी आया तो यहां से मैं पैसे निकालूंगा, अदरवाइज इसको मैं टच नहीं करूंगा। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया वो गुल्लक है जो हम इमरजेंसी में करते हैं, उसमें कुछ पैसे हमेशा रखे रहते हैं। जो रनिंग फंड है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो इकट्ठा करेंगे और बाद में निकाल के देंगे, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और जो लेन देन हमेशा होता रहता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में वो पैसे नहीं रखेंगे जो खुद का गवर्नमेंट का है, वो पैसे रखे जाते हैं जो लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब वो उनका नहीं है। जैसे आप लोग पोस्ट ऑफिस जाते होंगे तो पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग होती है, बैंक होता है ना, आप पैसे देते हैं तो वो गवर्नमेंट रखती है, लेकिन वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, आप जब चाहे निकाल सकते हैं। ऐसे पैसे जो गवर्नमेंट के खुद के नहीं है, वो सिर्फ लोगों से उन्होंने बिजनेस किया है। टैक्स तो आपको वापस देंगे नहीं, टैक्स तो उनका है। लेकिन जो इस सब फंड में, जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, जो बैंक में है, पब्लिक बैंक भी तो है, वो सारे पैसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आएगा। पब्लिक का मतलब वो पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, वो पब्लिक का है। क्लियर हो रही है? 3 तरीके का फंड क्लियर हो गया ना, कौन कैसे यूज करते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये थोड़ा सा टफ है। पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन यूएस में होता है, ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये न्यूज में है। अभी यूके का इलेक्शन हुआ है तो न्यूज का चीजें हमें कंटिन्यूअसली अपडेट रहना है। यूएस का इलेक्शन होने वाला है और इंडिया का भी इलेक्शन हुआ, तीनों न्यूज में है, तो न्यूज के बेसिस पे ये कर सकते हैं। न्यूज देखा होगा, इलेक्शन प्रोसेस देखा होगा। इंडिया वाला तो सबको पता है कि कैसे होता है। मोदी जी ने कोलिशन बनाया, 240 सीट इनकी थी और उसे उन्होंने सपोर्ट लिया जेडीयू से, टीडीपी से और से, ठीक है। तब इनका हुआ, तो कोलिशन हो या खुद का पार्टी हो, लास्ट टाइम उनका खुद का मेजोरिटी था, कोलिशन बना था, लेकिन अपने दम पे भी उनका गवर्नमेंट बन गया था। इस बार अपने दम पे नहीं था, तो यहाँ पे है कि कोलिशन का हो या अपने दम पे हो, वो हेड ऑफ जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा और अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ये सब लोगों ने अपने टीवी पे देखा होगा। दिस इज क्लियर। यूके का और हमारा सिस्टम सेम है लोकसभा का, हमने उन्हीं से लिया क्योंकि ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे, रूल करके जा रहे थे, तो हमको भी थोड़ा बहुत सिखा दिया था कि किस स्टाइल में करना है। तो जो लोकसभा का कॉन्सेप्ट है सेम एज द यूके। राज्यसभा का थोड़ा सा अलग है, राज्यसभा हम इलेक्शन करवाते हैं, वहां पे भी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनका भी यही है कि वो नॉन डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ वेरिएशन है। वेरिएशन ये है कि वहां पे कुछ ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर के लिए लॉर्ड्स टाइप होते हैं, जमींदार, उनके अभी भी हेरिडेटरी चलती है, उनको चुन लिया जाता है। वहां पे उतना साफ इलेक्शन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन हो भी जाता है, यूके में कुछ ही सीट पे होता है। कुछ सीटों को उन्होंने जो पहले से आते रहे हैं, उनके जो एलिट क्लास है, उनको वो लोग करते हैं, और बार बार वहां पे डिबेट चलता है कि उसको डिजॉल्व कर दिया जाए, वो अभी रेलिवेंट नहीं है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है उनका हाउस ऑफ लॉर्ड एंड राज्यसभा में। क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है। वहां पे भी जैसे क्या होता है, पहले हम लोग अपने संसद लोगों को चुनते हैं, संसद लोग जाके जिसको सपोर्ट करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होता है। मोदी जी को डायरेक्ट सबने थोड़ी वोट दिया, हमने यहाँ पे किसको वोट दिया, यहाँ पे गोरखपुर में किसको दिया था, रवि किशन को दिया था। आपके डिस्ट्रिक्ट में किसको दिया था, विजय दुबे एमपी है, इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में दिया था। आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, संत कबीर नगर, वहां से कौन किसको संसद बनाया था, सांसद किसका, कौन इस बार जीता है, नहीं मालूम। तो
यहाँ पे देखिएगा वो सपा का कोई जीता है, मुझे नाम भूल गया। अच्छा, जगदम्बिका पाल है। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक बार हम लोग मैच करा लेंगे। लेकिन क्लियर हो रहा है ना कि डायरेक्ट मोदी जी ने सब जगह से इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने वाराणसी से लड़ा। लेकिन उनके सपोर्ट में लोगों ने जाके जो एमपीज हैं सपोर्ट किया, तो वो प्राइम मिनिस्टर बने। सेम यही है। लेकिन यूएस का जो प्रेसिडेंट है वहां पे वो खुद हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं। एक ऐसा बनाने के लिए कॉलेज अलग से बनाया जाता है रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन सारे जगह पे वो वोटिंग एक ही के नाम पे होता है। यहाँ पे मोदी जी के नाम पे नहीं हुआ था, प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता था। मोदी जी की जगह पे राजनाथ सिंह भी बन सकते थे। पहले से ही डिसाइड नहीं होता कि इसके लिए हम वोट कर रहे हैं। योगी जी को बना देते, किसी को भी बना सकते हैं, वो तो बाद में डिसाइड होता है, पहले नहीं डिसाइड होता है। क्लियर है? वो भले डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन फिक्स नहीं होता है कि जीतेंगे तो यही बनेंगे, लिख के नहीं होता है। जैसे ट्रंप के लिए जब वोट होगा तो ट्रंप को ही बनाया जाएगा, बदल नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम पहले इलेक्शन करवाते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं कि किसके पास मेजॉरिटी है, कौन जाके पीएम बनेगा। ये क्लियर हो रही है डिफरेंस कैसे है। यूएस के सिस्टम में प्रेसिडेंट साफ साफ होता है, अपने भी वहां प्रेसिडेंट क्लियर कट होता है, लेकिन अपने वहां प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्टली होता है। हम लोग नहीं देते हैं, आप लोगों ने नहीं दिया होगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन में पार्टिसिपेशन। उसमें जो होते हैं डायरेक्ट एमपी और हमारे एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो क्या इसका सही होगा? पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो द आंसर विल बी वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग कॉन्सेप्ट कल नहीं पढ़े थे, कलरेबल डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल एक्सरसाइज जो होता है ना, कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ द पावर। इसमें ये होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था शेड्यूल 7 था कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल 7 था। शेड्यूल 7 किस लिए था? डिवीजन ऑफ पावर। शेड्यूल 7 में साफ साफ लिखा है कि स्टेट किस पे अपना रूल बना सकता है, सेंटर किस में बना सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा है कि किसके पास कितना पावर है। अब इसमें हम शेड्यूल 7 को देख रहे थे। शेड्यूल 7 आ गया। 7 में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वाले का क्या नाम है? कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो जो चीजें लिखी हैं उस पे पावर किसका है? मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो स्टेट लिस्ट है उसमें किसका पावर है? योगी जी, स्टेट गवर्नमेंट। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर मानिए स्टेट ने लॉ बनाया है और बाद में उसी चीज पे अगर सेंटर ने लॉ बनाया तो किसका मान्य होगा? कौन गायब हो जाएगा? अमान्य कौन हो जाएगा? स्टेट अमान्य हो जाएगा। और किसका प्रिवेल करेगा? सेंट्रल का। प्रिवेल का मतलब वो उसके डोमिनेट करे लगेगा, डोमिनेंट हो जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें? आपको थोड़ा हिंदी का वो आएगा तो आप पूछिएगा, थोड़ा धीरे धीरे 10 दिन में आपका नॉर्मल हो जाएगा ये चीजें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि दिस इज द कलरेबल एक्सरसाइज। अब हमने पढ़ा कि तीनों लिस्ट बटा हुआ है। अब कहीं पे भी लिखा है, मानिए कि लिखा है कि दांत तोड़ने का जो लॉ बनेगा वो केवल स्टेट बना सकता है। ठीक है, सेंटर के पास नहीं है। और सेंटर के पास मानिए फेशियल करने का पावर है। ठीक है, अब सेंटर के पास दांत तोड़ने का नहीं है, लेकिन फेशियल के नाम पे कभी कभी वो दांत तोड़ देंगे। कहेंगे कि दांत के कारण ये अच्छा फेस नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने किसी के नाम पे कोई और लॉ बना दिया। आगे गेटिंग ना, कि उनके पास लॉ, जैसे एक चीज हमने पढ़ा था माइंस पे, रेगुलेशन के लिए तो लॉ बना सकते थे, लेकिन टैक्सेशन का किसके पास था? स्टेट के पास था। लेकिन जबरदस्ती का उन्होंने चेंज करके कि मैं रेगुलेट कर रहा हूं, उसी में उन्होंने टैक्स भी इंक्लूड कर दिया। पढ़ रहे थे अभी 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली। तो वो क्या करेंगे? वो कलरेबल है। आपने किसी और के जगह पे बाईपास करके आपने कुछ और लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका पावर आपके पास नहीं है। ठीक है, ये साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, कहीं ये नहीं लिखा कि कलरेबल पावर क्या है। ये स्टेट और सेंटर, खासकर ये सेंटर करता है। स्टेट के पास तो ऑलरेडी ही पावर नहीं होता है उतना, सेंटर के पास होता है। वो कॉन्करेंस में भी होता है, कई बार वो स्टेट वाले में छेड़छाड़ करके उस पर लॉ बनाता है और स्टेट का पावर छीन लेता है। ओके, तो ऐसे में क्या होता है, फिर जुडिशरी के पास जाता है और जुडिशरी देखता है कि एग्जैक्ट लॉ क्या लिखा है। जुडिशरी का क्या काम है?
जुडिशरी का काम है कि लॉ देख के पढ़ना और उसका इंटरप्रिटेशन बताना कि इसका मतलब क्या है। जब झगड़ा हो जाएगा सेंटर में, स्टेट में या डिफरेंट ऑर्गन में, तो वो किसके पास जाते हैं? हमारे पास भी जब घर पे भी कोई झगड़ा होता है कहीं पे भी, तो हम लोग हमेशा कोर्ट में ही तो जाते हैं, कोर्ट ही फैसला करता है। तो जब सेंटर स्टेट की भी लड़ाई होती है तो वो हमेशा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और खासकर सुप्रीम कोर्ट उस पर फाइनल डिसीजन देता है। तो कलरेबल एक्सरसाइज ये हो गया कि कभी कभी जो स्टेट, सेंटर स्टेट एक दूसरे के एरिया में घुस जाते हैं दूसरा एरिया बता के, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या असली इंटरप्रिटेशन है। क्लियर हो रहा है? ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ नहीं लिखा है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रिजर्वेशन कहीं नहीं लिखा है, वहां प्रोविजन है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। सेम कलरेबल एक्सरसाइज के लिए साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन 3 लिस्टिंग है। लिस्टिंग के आधार पे वो सुप्रीम कोर्ट बता देता है कि क्या कौन सा प्रिंसिपल लेके ये कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए दूसरा गलत हो गया, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, पहला सही है। तो व्हाट विल बी द आंसर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल पढ़ा था। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। पढ़िए आप लोग 1 मिनट के लिए। कल पढ़ा है ये, तो आप लोग कर सकते हैं। कल एलिमिनेट करके कोशिश कीजिए। पहला वाला तो क्लियर कट कल पढ़ा था, पहला सही है। दूसरा हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन इन इंडिया एज फॉर द अक्टूबर 2022। ओके, दूसरा में कंफ्यूजन है, अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, पहला सही है, तो पहला तो तीनों में दिया है, बस डी को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, दूसरा भी क्लियर नहीं। तीसरा क्या कह रहा है? द GM मस्टोर DMH11 इज एलिज्ड टू बी herbicide tolerant leading to the concern about its environmental impact। तो कहीं ना कहीं हम पढ़ रहे थे कल कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात कही जा रही थी, तो हम इसको भी सही मानेंगे। तो 1 एंड 3 कहाँ कहाँ पे है? A एंड B में। तो ये 2 एलिमिनेट कर दिया। 1 एंड 3 हमको लग रहा है गलत, सही है। 1 एंड 3 इसमें भी है, 1 एंड 3। अब 2 और 4 में हमें देखना है कौन सही है। एक सही है, एक गलत है। लास्ट वाला देखते हैं। For the GM crop like the DMH11 to be approved, they must be tested over the 3 seasons in the different agri-climatic zone and show consistent superiority। ठीक है, देख के क्या लग रहा है? एक गेस करें, स्मार्ट गेस। टेस्टिंग की बात हो रही थी कि आपको टेस्टिंग करके देखना है कि एक तो पहले वाले से अच्छा है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ये चीज आप क्लियर कर दिएगा कि यहाँ पे 3 सीजन्स का साफ साफ लिखा है एज पर द रूल, और वहां पे क्लाइमेटिक जोन भी अलग अलग होता है ना। एग्रीकल्चर का क्लाइमेटिक जोन, जैसे पंजाब का एक अलग जोन है, वहां पे अलग क्लाइमेट है, वहां की जो खेती होगी वहां पे अलग तरीके से होगी। वेस्ट बंगाल की अलग है, वहां पे वेस्ट बंगाल का तो ऐसा क्लाइमेट है कि जो धान की खेती होती है राइस की, वो 3 बार कर लेते हैं 1 साल में। दैट इज द सेम। आप जाएंगे कर्नाटका के एरिया में, वहां की क्लाइमेटिक जोन अलग है। कॉफी वॉफी हम कर सकते हैं, वहां पे कर सकते हैं क्योंकि वहां का क्लाइमेट अलाउ करता है। क्लियर हो रहा है? असम, वेस्ट बंगाल का जो पहाड़ी एरिया अलग है, हिमालय का क्लाइमेटिक जोन अलग है। इंडिया का कई क्लाइमेटिक जोन में डिवीजन है, तो क्लाइमेटिक जोन भी अलग होना चाहिए। अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में आपको टेस्ट करना है। तो 3 सही है, तो ए गलत हो गया, बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी गलत इसलिए हो गया कि अभी कॉमर्शियल कल्टीवेशन को अलाउ नहीं किया है, लैब में अलाउ किया है। मेन लड़ाई तो यही है कि कॉमर्शियल कल्टीवेशन अलाउ करें कि नहीं करें। ठीक है, तो अभी ये अलाउ कर दिया कि आप टेस्टिंग कीजिए, आप इन्वायरमेंट में रिलीज कीजिए, लेकिन कॉमर्शियल कल्टीवेशन पे अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, अभी होल्ड करके रखा है। क्लियर? तो सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनेंस कमीशन का एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार दिमाग लगाइए आप लोग। फिनेंस कमीशन का वो जो चीजें, यूपीएससी का क्वेश्चन ऐसे ही होगा, थोड़ा ट्विस्ट करके ही पूछते हैं। आपको थोड़ा बहुत एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा। एक बार ध्यान से पढ़िए, भले आपको ना आए, एक अटेम्प्ट कीजिए। हर एक
पॉइंट को ध्यान से पढ़ के। Finance Commission grant are provided for the specific purpose such as improved public health and education. Finance Commission grant are provided for the specific purpose such as जब ग्रांट देंगे तब तो स्पेसिफिक करते हैं। ग्रांट एक होता है कि डिवीजन ऑफ जो रेवेन्यू होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन कई बार वो ग्रांट मांगने पहुंचते हैं ना कि इसके लिए हमें चाहिए, इस एरिया के लिए चाहिए, तब वो स्पेसिफिक करते हैं। जो नॉन डिस्क्रिशनरी होगा ना, जहां पे हमें एक डिवाइड करना है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो वहां पे 4-5 पैरामीटर हम लोग पढ़े थे कि फॉरेस्ट एरिया देखेंगे, पॉपुलेशन देखेंगे। लेकिन जब हमने 2 आर्टिकल पढ़ा था, एक आर्टिकल 275, 280, 282, ये 3 आर्टिकल मेन था। 280 क्या पढ़ा था कि फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन था कि फाइनेंस कमीशन डिवाइड करेगा, और 275 और 282 में हमने पढ़ा था कि वो जो ग्रांट देते हैं बाय द फाइनेंस कमीशन सजेशन। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाला सही है। नॉन डिस्क्रिशनरी होगा, ये होगा कि कुछ फार्मूला जो हमने पढ़ा था कि 3-4 एरिया पढ़ा था ना, क्या क्या पढ़ा था, एक पॉपुलेशन, फॉरेस्ट एरिया, कैस जो डेमोग्राफी का परफॉर्मेंस है उसका था, जो डिफरेंस है डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस था, ये सब चीजें थी। तो पहला सही, दूसरा सही। तीसरा देखते हैं, लोन्स फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स आर ऑलवेज टाइड टू द स्पेसिफिक कंडीशन एंड द पेमेंट शेड्यूल। यहाँ पे लोन्स का मतलब समझ रही है ना कि सेंटर स्टेट आपस में पैसे लेते देते हैं एक दूसरे को। जैसे हम बैंक में जाते हैं, सेंटर के पास ज्यादा पैसा होता है, टैक्सेशन ज्यादा होता है। सेंटर का मतलब मोदी जी के पास टैक्सेशन ज्यादा होता है, पूरे इंडिया लेवल पे टैक्स लेते हैं ना योगी जी की तुलना में। योगी जी तो केवल यूपी का लेंगे, जो इंटर स्टेट है या फॉरेन से होगा, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो सेंटर के पास जाता है। तो लोन्स कहाँ से दिया जाता है, सेंटर मैक्सिमम स्टेट को देता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोन्स फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट आर ऑलवेज टाइड विद द स्पेसिफिक कंडीशन। कई बार होता है मैं लोन लेने जाता हूँ, जैसे आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो कई बार होता है कि आप एजुकेशन लोन लेने जाते हैं, हाउस का लोन लेने जाते हैं, कई बार आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं, आप बताते नहीं है आपको कूलर खरीदना है कि एसी खरीदना है, वो आप बाद में खरीद लेंगे, उसमें सिर्फ पर्सनल होता है, आप स्पेसिफिक नहीं बताते हैं। सेम स्टेट भी कई बार स्पेसिफिक नहीं बताता है, कई बार होता है स्पेसिफिक के लिए जाता है, लेकिन ऑलवेज यहाँ पे दे दिया तो ऑलवेज गलत करा देगा इसको। स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक दोनों होता है, समझ में आ रहा है कि स्पेसिफिक क्यों और नॉन स्पेसिफिक क्या है। जब हम लोन लेने जाते हैं तो कई बार एजुकेशन लोन लेने जाते हैं तो हम अपना सर्टिफिकेट देते हैं, होम लोन लेने जाते हैं तो घर का पूरा पेपर देते हैं, कहाँ हम पूरा सब कुछ देते हैं ना कि कैसे होम लोन टोटल हम करा रहे हैं। लेकिन कई बार हम पर्सनल लोन लेने जाते हैं, हम बताते नहीं हैं, हम बाद में उसको डिसाइड करते हैं कि वो हम क्या करेंगे। इंटरेस्ट अलग अलग होता है, आप होम लोन जाइएगा तो सस्ता होगा, 100 रुपए पे 6 रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन जब आप पर्सनल लेने जाइएगा तो 11-12% आपका लोन का इंटरेस्ट रेट होता है। सेम स्टेट के लिए भी होता है, तो यहाँ पे ऑलवेज है, ऑलवेज टाइड नहीं होता है, दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। लास्ट, नॉन फाइनेंस कमीशन grants are provided to the state to address the unforeseen expenditure and fully discretionary। ये समझ में आ रहा है ये क्या है। कई बार होता है कि ग्रांट इसलिए दिया जाता है कि कुछ ऐसा घटना घटे जो अनफॉर्सीन है, जैसे कि जो कोस्टल एरिया है वहां पे हमेशा साइक्लोन आता है, आ गया तो पहले से नहीं उनको बताया जाएगा। ये होगा कि जब साइक्लोन प्रोन है, या केरला में हमने लैंडस्लाइड देखा, आज का भी न्यूज है, 200 लोग मर चुके हैं, 300 गायब हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीजें होती हैं वो डिस्क्रिशनरी होती हैं। सो ये भी सही है, तो सिर्फ गलत कौन सा है, थर्ड एलिमिनेट किस में हो रहा है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कल हमने काफी अच्छे से समझा था, ये आप लोग अच्छे से पढ़िए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, बताइए। ये एकदम इजी है, ये कर सकते हैं, सिर्फ एक पॉइंट थोड़ा सा टफ है। कल क्या पढ़ा था, पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, क्या था,
हम्म, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारा पहला सही हो गया, लो इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पे उसका यूज करेंगे। दूसरा, पीएसपीज आर कंसिडर्ड फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि उसमें कोल वोल तो यूज नहीं हो रहा है, सोलर को हिला के बाद में उसी से हम यूज कर रहे हैं, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी ही है। ओके। थर्ड, efficiency of PSPs is generally lower than the conventional hydro power plant due to the energy loss during the pumping and the generation process। जैसे ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ट्विस्ट यहाँ पे ये हो रहा है कि नॉर्मल अगर पहले से ही हाइड्रो पावर प्लांट में क्या कहते हैं कि पहले से रिजर्वायर बनाया है, उसमें अब चढ़ाते नहीं है, नदी खूब तेज फ्लो आता है तो पानी हम बांध बना के इकट्ठा कर लेते हैं और नेचुरली उस ऊपर से पानी गिरा के टरबाइन चलाते हैं फ्लो में काफी तेजी से। होता है ना कभी कभी, जो जब नदी का, अभी जाके आप राप्ती में देखिए काफी तेज फ्लो है, क्योंकि अभी पानी का जो अमाउंट है ज्यादा है। पहाड़ों पे भी ऐसे होता है, एक टाइम आता है जब काफी फ्लो तेज होता है, तो ऐसे में जनरली वो नेचुरल रूप से टरबाइन मूव करता है, हमें चढ़ाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है, बस हम रोक लेते हैं पानी को। लेकिन आप देखिएगा कि ये जो पीएसपी वाला है उसमें हम 2 रिजर्वायर बना रहे हैं और छोटे वाले से हम चढ़ा रहे हैं उस एनर्जी का, सोलर एनर्जी से पंपिंग कर रहे हैं और दोबारा आ रहा है। तो ये पंपिंग का जो है ये एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस हो रहा है। टरबाइन में नॉर्मल क्या होगा, पानी गिरेगा, नेचुरल रूप से आपने चढ़ाने के लिए थोड़ी कुछ लगाया, नदी का एनर्जी का आपने यूज कर लिया। नॉर्मल आप अपना एनर्जी नहीं लगाते हैं, तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा है, जो नॉर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो ज्यादा इफिशियंट होंगे। इसमें आप जो चढ़ाने का वो लॉस ही तो है, चढ़ाने की क्या जरूरत है, जब आप वो एनर्जी चढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कम हो जा रहा है, तो इसीलिए जो पीएसपी है वो लोअर है। क्लियर हो रहा है ये भी सही है। और लास्ट वाला, PSP are particularly useful to integrating intermittent renewable energy source like the wind and solar into the power grid। सही है, इसीलिए तो पढ़ा था हमने। ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया था कल क्या था? अच्छा आप नहीं थी, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। कल ही हमने पढ़ा था कि जो हमारा पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट होता है, इसमें ये होता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, ऐसे सोर्स से हम एनर्जी बनाए जो कभी खत्म ना हो, हमेशा नया हो जाए। जैसे सन होता है रोज निकल के आएगा, तो उसका एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाला है। विंड सदियों तक चलेगा, ऐसा थोड़ी कि विंड का यूज कर लिया तो विंड खत्म हो गया, हवा आपको टच करके फिर चली जाती है, किसी और को भी टच करती है, सबको ठंड लगता है। सोलर एनर्जी का भी सेम सिस्टम होता है कि वो कभी खत्म नहीं होगा, वो एनर्जी आ जाएगा फिर कल आएगा, ठीक है। लेकिन जो कोल होता है उसको आप रिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, वो एक बार खत्म, खदान खत्म। क्लियर हो रहा है? तो वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी वो होगा जो हमेशा के लिए कंटिन्यूअस फ्लो आता रहे विदाउट एग्जॉस्शन, ठीक है। तो हम अभी कोल से अभी तक हम जो जनरेट करते थे इलेक्ट्रिसिटी, वो कोल, गैस, क्रूड ऑयल इसी से करते थे। अभी तक हम लोग यही देखते थे, हमारे बसेस जो जितने भी होते हैं हम डीजल पेट्रोल डालते थे। लेकिन अभी हम नया टर्म क्या लाए, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वाले इंजन लेते आए हैं, उसमें पेट्रोल डीजल ये सब नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिक वाला तो आपने गाड़ियां देखी होगी ना, अभी स्कूटी भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, जो इलेक्ट्रिकल आप चार्जिंग लगा दीजिए फिर चलेगा, तो उसमें क्रूड ऑयल का यूज नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होगा कि CO2 ज्यादा एमिट नहीं होगा, निकलेगा नहीं, उत्सर्जित नहीं होगा, तो जो इन्वायरमेंट पे निगेटिव इंपैक्ट होता है वो नहीं होगा। लेकिन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी है, फायदे तो है कि CO2 नहीं निकल रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता है। दोपहर में खूब ज्यादा धूप होगा तो आपका एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, रात में धूप नहीं होता है तो सोलर एनर्जी काम करना बंद कर देता है। क्लियर हो रही है? तो हमने सोचा है कि जब बहुत ज्यादा सन का एनर्जी होगा तो हम इसको स्टोर करेंगे, उस समय एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगी। तो जो हमारी नीड होगी, मानिए हमारी नीड इस लाइट को, पूरे यहाँ के लाइट को जलाने के लिए 2 किलोवाट है, ठीक है। लेकिन दोपहर को 2 बजे वो 4 किलोवाट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है और रात में 500 वाट हो जा रहा है या 0 हो जा रहा है। रात को 12 बजे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी रात को लोगों को अपने घर में सोने की जरूरत होती है, लाइट की तो नहीं होती है, फिर भी आपको फैन, एसीज यू नीड, ओके। तो ऐसे कंडीशन में जो दिन में जो ज्यादा हो रहा है 2 किलोवाट की जगह पे 4 किलोवाट, उसको हम क्या करेंगे, स्टोर ऐसे करेंगे तो बैटरी लगा के काफी खर्च आता है। तो उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं कि जो वाटर, 2 रिजर्वायर बनाएंगे,
रिजर्वायर क्या होता है, कल इसको भी डिस्कस किया था, एक बार और बना देता हूं। आपने देखा होगा कि जब नदी बहती है उसके किनारे बहुत बड़े बड़े लेक होते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए जो है, ये भले वो राप्ती नदी का नहीं है, लेकिन कभी ना कभी किसी ऐसे सोर्स से ये आया होगा जहाँ पे कंटिन्यूअसली फ्लो हुआ होगा। ओके, तो रिजर्वायर में क्या होता है कि हम वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं, दीवार बना के, नदी जा रही है, नदी के किनारे दीवार बना लिया, पानी एक जगह इकट्ठा कर लिया, और एक बगल में हम छोटा रिजर्वायर बनाते, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि ये रिजर्वायर और ये रिजर्वायर, दो रिजर्वायर है। इस नॉर्मल जब मानिए पीक सीजन नहीं है, लो सीजन है, जब बारिश नहीं आ रही है, फेब एंड मार्च का टाइम है, तो उस समय ये रिजर्वायर का जो लो होता है वो लो हो जाता है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है कम होता है, क्योंकि जितने ऊपर से पानी गिरेगा टरबाइन उतना तेजी से घूमेगा और उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, जब हमारा सोलर एनर्जी ज्यादा हो रहा है तो उससे हम मोटर चला के इस वाटर को इसमें लाके हाइट बढ़ा लेंगे 12 बजे दोपहर में, और जब रात होगी तो इस वाटर का यूज करेंगे, उस समय सोलर एनर्जी रहेगी नहीं, तो इसको हम यहां से छोड़ के नीचे टरबाइन लगा के टरबाइन चलाएंगे, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो सप्लाई कर देंगे जहां से ये सोलर एनर्जी बन रहा था, कंपनसेट कर रहे हैं। ऐसे जैसे एनर्जी को हम एक ही बार में या तो स्टोरेज के लिए ऐसे यूज नहीं कर सकते, या तो बैटरी चाहिए या तो किसी इसके एनर्जी को कुछ काम करा ले। फिजिक्स पढ़ा होगा कि एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, ये सब तो है ना, चीजें पढ़ी हैं। तो उसी अनुसार से यहाँ पे हम इसको स्टोर करा के बाद में पानी गिरा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो सोलर एनर्जी का दोपहर में 2 बजे बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने प्रोड्यूस किया था, उसको स्टोर कर रहे हैं वाटर की पंपिंग करा के। क्लियर हो रही है ये चीजें? नहीं समझ में आ रही तो एक बार पूछिएगा, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है? यू आर क्लियर? आप क्लियर हो रही है कि क्या हम कर रहे हैं? तो दैट इज द मेन थिंग। तो इसमें चारों सही है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चारों सही हो रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, कल हम लोगों ने इसका 1-2 पॉइंट तो डिस्कस किया था। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदारी। प्रोक्योरमेंट मीन्स खरीदारी, स्टोर करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? किसानों से जाके खरीदती है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना। ओके, फिर क्या करती है, गोडाउन होते हैं बड़े बड़े, उसमें स्टोर करके रखते हैं, और बाद में जो हम लोग पीडीएस के थ्रू हम लोग क्या 3 रुपए में जो चावल मिल रहा है, 2 रुपए में गेहूं मिल रहा है, और 1 रुपए में जौ बाजरा, ये सब मिल रहा है ना, तो ये सब बाद में डिस्ट्रीब्यूट करती है। दिस इज द फंक्शन पीडीएस सिस्टम का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो पहला तो सही हो रहा है। सेकंड, द पीडीएस इज डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट इसेंशियल कमोडिटी सच एज राइस, व्हीट, शुगर एट सब्सिडाइज्ड रेट टू एलिजिबल हाउस होल्ड। तो यहाँ पे क्या है कि पीडीएस डिजाइन है टू डिस्ट्रीब्यूट इसेंशियल कमोडिटीज। इसेंशियल कमोडिटीज राइस, शुगर भी पहले मिलता था, अभी भी शुगर देते हैं वो, ठीक है। डिफरेंट स्टेट लेवल पे ये देते हैं। जो हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, अन्न योजना, उसमें तो नहीं है, लेकिन स्टेट अपना चीनी भी देता है। ओके, तो इसेंशियल चीजों को देती है। ये 2 सही हो गया। थर्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर द पीडीएस इज इंटायरली हैंडल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द एफसीआई। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्टेट भी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है वो, और वो अपना खुद का भी पीडीएस फंक्शन करती है। खरीदारी का काम जो होता है स्टोरेज का, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगा। तो थर्ड गलत हो गया। फोर्थ, ऑल स्टेट हैव द यूनिफॉर्म पीडीएस दैट ऑपरेट अंडर द सेम गाइडलाइन एंड प्रोसीजर। अपना स्टेट का है, वो अपना खुद का बनाते हैं जिनकी जो नीड है। मानिए कहीं पे जो लोग गेहूं खाते ही नहीं है, इडली डोसा खाते हैं, तो वो उनके अनुसार बांटेंगे ना, अपने अनुसार। ऐसा थोड़ी कि सबको जो नीड है वही देंगे। अलग अलग, इंडिया इतना डाइवर्स है, नागालैंड में अलग नीड है,
मणिपुर में अलग नीड है, केरला में अलग नीड है, यूपी की अलग नीड है, तो ये हम कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि ऑल स्टेट का सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो 3 and 4 विल बी इनकरेक्ट, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कठिन है, जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस पे थोड़ी क्लियरिटी आएगी, लेकिन एक ऑप्शन तो आप लोग कर सकते हैं। Article 14 ensure that all citizens are entitled to equal protection of laws and prevent discrimination by the state. ये वाला तो सही हो गया। सेकंड बोला आर्टिकल 14 applies to discrimination by the private individual and organization as well. दूसरा सही है कि गलत है? हो सकता है मैं अपनी दुकान पे कुछ बेच रहा हूँ, किसी को मैं कह दूं मैं आपको नहीं दूंगा, हो सकता है, ये तो मेरा है ना, स्टेट नहीं कर सकता है ना। आर यू गेटिंग ना? प्राइवेट इंडिविजुअल को थोड़ी आप फोर्स कर सकते हैं। हाँ, स्टेट की ही बात कर रहा है, आर्टिकल 14 स्टेट की बात कर रहा है, वहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सेकंड इज इनकरेक्ट। तो जो करेक्ट आंसर अगेन इट विल बी द सी। सही, ये चीजें समझ में आ रही है ना? जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे पॉलिटी में तो हम देखेंगे कि स्टेट का क्या डिफिनीशन है और जितने भी आर्टिकल्स हैं कौन से स्टेट के लिए हैं और कौन इंडिविजुअल के लिए हैं। कुछ चीजें हैं जहां पे इंडिविजुअल का बात आएगा, जैसे आपका कोई जैसे आप छुआछूत नहीं कर सकते इंडिविजुअली भी, आप किसी को, जैसे आपका भले के प्राइवेट दुकान है तो आप इसलिए नहीं किसी को दे सकते कि आप जो है वो अनटचेबल है। ये क्लियर हो रहा है? किसी किसी आर्टिकल में ये सब चीजें हैं, 2-3 आर्टिकल है जहां पे प्राइवेट के लिए इंप्लीमेंट होता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो स्टेट के लिए है, नॉट फॉर द प्राइवेट एंटिटीज। ओके, तो द करेक्ट आंसर विल बी सी। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कल हम लोग पढ़ रहे थे 3 लॉ, 3 आर्टिकल, आर्टिकल 14, 15 एंड 16। 14 जो था वो कह रहा था कि देयर विल बी द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूं आर्टिकल 14, 15 एंड 16। आर्टिकल 14, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैं कल बता रहा था ना कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि अगर किसी ने मर्डर किया, मैंने मर्डर किया, तो मुझे भी सजा जो मिलेगी अगर 7 साल की मिलेगी, वही अंबानी को भी मिलेगी, वही मोदी जी को भी मिलेगी, वही एक बहुत जो गरीब आदमी है उसको भी वही मिलेगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब एक हैं। क्लियर हो रहा है? एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की सजा मिल गई, सजा के बाद जब मैं जेल में गया तो ये नहीं कि मोदी जी के लिए पूरा गद्दा वद्दा का व्यवस्था होगा, मेरे लिए जमीन पे होगा, सबके लिए एक होगा। वो अलग बात है कि बैक साइड से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भी चीजें है, या हम कोई बहुत डिग्निटरीज होता है तो उसको थोड़ी सेफ्टी दे देते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हुआ तो उसको जान का खतरा होता है, लेकिन ट्रीटमेंट अलग अलग नहीं कर सकते कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए दे देंगे कि आपको थोड़ा अलग रखा जाएगा, लेकिन उनको स्पेशल इसलिए नहीं देंगे कि मतलब आपके लिए, मतलब आप कुछ प्रिविलेज हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? जो अलग हम व्यवस्था भी करेंगे तो सिर्फ फॉर द प्रोटेक्शन, रहने वहने की व्यवस्था सेम रहेगी। यही होगा कि उनको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा जहां पे ऐसा लगे कि वहां पे उनकी हत्या हो सकती है। क्लियर हो रही है? और वो किसी के लिए भी है, जैसे मैं भी अंदर जेल में हूं और मैं बोल दूं कि ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे भी एक अलग सेल में रखा जाता है, तो वो सबके लिए है। ये भी यहाँ पे भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आ रहा है कि जिसको जितना खतरा रहेगा उसको उतना प्रोटेक्शन दिया जाएगा। क्लियर हो रही है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है कि सबके लिए लॉ समान है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? 2 चीजें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटेन से आया है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएस का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो रही है ये चीजें? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये भी होगा कि किसी को अगर अलग से कुछ जरूरत है स्पेशल तो उसको दिया जाएगा। जैसे अगर कोई वीमेन है और वीमेन का
सजा के दौरान प्रेगनेंसी का कुछ केस आ गया तो उनको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन इसलिए स्पेशल नहीं दिया जाएगा कि उनको हम अलग ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उनका कंडीशन अलग है, उनको केयर की जरूरत है। मानिए कोई गया, सजा हुई और उसको मेंटल बीमारी हो गया किसी आदमी को, तो उसको अलग से कुछ प्रोविजन होगा। तो ये पॉजिटिव तरीके से हम उसको, जो निगेटिव चीजें उसके साथ हुई हैं उसको हम बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या है आपको समझ में आ रहा है? ये आ रहा है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये लगेगा। देखिए सिंपल सी बात है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब लॉ के समान, सामने सब समान है। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज है कि अगर किसी ने कोई गुनाह करा तो उसको सजा जो मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका स्टेटस, सबको एक मिलेगी। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ा होगा कि जो हल्दीराम के मेन मालिक हैं वो जेल में है। जेल में है क्योंकि उनका जो फैक्ट्री है उसके सामने कोई ठेला वाला अपना ठेला लगाया था। उनसे जाके ठेला वाले से बोला कि हटाओ, यहाँ पे हमारा है, वो नहीं हटाया तो मरवा दिया। तो उनपे केस चला, तो मालिक होने के बाद भी वो जेल में सजा काट रहे हैं। हल्दीराम का जो है, हम लोग जाके हल्दीराम का भले मजे से जाके उनका चाट वाट खा के आते हैं, लेकिन मालिक अभी उस अच्छे स्थिति में नहीं है, ही इज इन द प्रिजन। तो ये नहीं है कि बहुत अमीर हैं तो उनको अलग से लॉ बनाएगा, उनको भी सेम लॉ होगा। क्लियर हो रहा है? उनका भी सजा अगर 9 साल का है तो 9 साल काटना पड़ेगा। मर्डर का केस है तो दैट विल बी सेम। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है कि सजा वजा मिल गई, ट्रीटमेंट कैसा किया जा रहा है, तो ट्रीटमेंट में भी सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और समान व्यवहार का ये मतलब नहीं कि छोटा बच्चा है और जो कोई बड़ा आदमी है एक ही जेल में बंद कर दे। सजा अगर हुई है तो अलग अलग वहां पे करेंगे कि इक्वालिटी लाने के लिए। कल हम लोग रिजर्वेशन में ये सब काफी डिस्कस किए थे कि कैसे इक्वल वहां पे हम करके इक्वालिटी ला रहे हैं। अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। ठीक है, ये वाला कोटेशन याद रखिएगा, ये कई बार पूछता है यूपीएससी में कि जो ये स्टेटमेंट है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, ये अरिस्टोटल ने कहा है, अरस्तु। ठीक है, यहां पे स्टेट है, कहीं पे भी प्राइवेट नहीं है, इसीलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आर्टिकल 14 के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, आर्टिकल 44 को गलती से 14 लिखा है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो आर्टिकल 44 था जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा था, गलती से यहाँ पे 14 आ गया है। ये वाला तो कर सकते हैं, कल डिस्कस किया था इसको काफी। Uniform Civil Code seeks to replace personal law based on the scripture and custom of each major religious community in India with common set of governing every citizen. None of the state in India except Goa have implemented the Uniform Civil Code as of now. यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग कल डिस्कस किए थे कि जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो सबके लिए एक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सबके लिए एक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना? लेकिन जो हमारा सिविल लॉ है, सिविल लॉ में हमने पढ़ा था 2 तरीके का सिविल लॉ होता है। क्या पढ़ा था? 2 तरीके का पढ़ा था। पहला क्या था? नॉन पर्सनल सिविल लॉ, और एक था पर्सनल सिविल लॉ। नॉन पर्सनल क्या था आप बताइए, कल पूछे ही भी थी डाउट। जो इंडिविजुअल एक दूसरे में हो, सोसाइटी में हो, लेकिन एक फैमिली रिलेशन नहीं हो,
जैसे होता है मैं किसी दुकानदार से कॉन्ट्रैक्ट करूं कि उसके वहां से कोई एजेंसी हो कि मैं इतने एजेंसी अपना कुछ सामान बेचूंगा तो उसको इतना पैसा देना होगा, और वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, तो ऐसे में क्या मैं कोर्ट में जाऊंगा? लेकिन ऐसे में सिर्फ पैसे का घाटा हो रहा है ना, कोर्ट ऐसा थोड़ी कि 10 साल का सजा देगा, एक क्रिमिनल केस में नहीं आता है। यहाँ पे दो इंडिविजुअल के बीच में लड़ाई है, सोसाइटी और स्टेट के बीच में लड़ाई नहीं है। जैसे आप जब मर्डर करते हैं तो स्टेट लड़ने लगता है, आप स्टेट के खिलाफ कर रहे हैं कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का काम है, और आपने उस लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा तो स्टेट के खिलाफ आपने क्राइम किया। भले आपने उस आदमी को मारा, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। स्टेट का मतलब जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारी टोटल मशीनरी है। लेकिन इंडिविजुअल एक दूसरे का, मेरा और आपका खेत अगल बगल है, मैं आपके खेत में कब्जा कर लूं, ओके, तो कब्जा करने को लेके कोर्ट में जाएंगे तो ये सिविल है कि ये जमीन आपके नाम से है कि मेरे नाम से है, बाद में वो पेपर ऊपर देके कहेंगे नहीं आपका खेत इतना ही है, तो ये सिविल हो गया। लेकिन ये नॉन पर्सनल हो गया, आपस में फैमिली का नहीं है, ये एक दूसरा इंडिविजुअल आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा मैटर आ जाए कि मैंने शादी किया, और शादी करने का मेथड क्या होगा, गलत तरीका है कि सही तरीका है, ओके। जैसे मेरा डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स के बाद जो मेरी वाइफ को जो पैसे मिलना चाहिए वो कितने मिलने चाहिए, अगर मैंने सही नहीं दिए तो वो कोर्ट में जाएंगे, तो ये पर्सनल सिविल लॉ हो गया। पर्सनल हो गया ना, मेरे वाइफ के बीच में है ये चीजें, दूसरे इंडिविजुअल के बीच में नहीं है। मैंने किसी बच्चे को एडॉप्ट किया और मेरे खुद के भी बच्चे हैं, तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा, मैं उसको हिस्सा ही नहीं दे रहा हूं, वो कोर्ट पहुंच गया, भगवान समझ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये पर्सनल लॉ है। जैसे फादर का डेथ हुआ, बेटे और बेटी को कितना मिलेगा, भाई दे ही नहीं रहा है बहन को, बहन कोर्ट में चली गई, पर्सनल लॉ। रिलेशन, फैमिली रिलेशन है, बॉन्डिंग है, दैट विल बी द पर्सनल लॉ। अभी तक जो इंडिया में है क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है पूरे इंडिया लेवल पे। सिविल लॉ भी जो नॉन पर्सनल है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी जात धर्म के आधार पे नहीं बनाया जाता है, ये स्टेट वाइज बनता है। स्टेट का मतलब आप जितना यूपी का स्टेट है वो सिविल लॉ बनाएगा। क्लियर हो रहा है? क्रिमिनल लॉ तो सेंटर से ही बनता है, अभी हम लोगों ने 3 लॉ देखा जो चेंज हुआ है, लेकिन सिविल लॉ का जो केस होता है वो स्टेट बाय स्टेट बदलता रहता है, ओके। लेकिन ये धर्म के आधार पर नहीं होता है, ये उस स्टेट में सबके लिए होगा। लेकिन जो पर्सनल लॉ होता है वो मुस्लिम्स के लिए अलग होगा। उनमें अगर ये तरीका है कि डाइवोर्स होने पे सिर्फ 3 महीने का ही मेंटेनेंस दिया जाएगा, जो मेंटेनेंस का मतलब जो कंपनसेशन। क्लियर हो रही है ये चीजें? मुस्लिम्स में ये है कि जब सेपरेशन होता है वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में, तो उनमें 3 महीने से 4 महीने तक का वो लोग कंपनसेशन देते हैं। ये धर्म में ही लिखा है, उनका स्क्रिप्चर, बाइबल, उनका क्या स्क्रिप्चर है, कुरान, हिदायत एंड अदर सच चीजें जो उनकी स्क्रिप्चर है। हमारा क्या है हिंदूज का, हिंदूज में जैसे बहुत से स्क्रिप्चर है, मनुस्मृति उठा लेंगे और भी कितने पुराण है, तो हमारा वो गवर्न करती हैं, उसमें वो जो बाबा आएंगे वो देख के बताएंगे इसके अनुसार ये है। लेकिन अभी हम बाबा को नहीं बुलाते हैं। अभी क्या है, जब अंग्रेज आए थे तभी उन्होंने जो उनके मेन वो होते थे, उनकी स्क्रिप्चर को इंटरप्रेट करते थे। जैसे हिंदूज में ब्राह्मण को बुला लिया, उनसे कोड बनवा लिया, जो मुस्लिम में मौलवियों को बुला लिया, क्रिश्चियन में पादरियों को बुला के अंग्रेजों ने पहले कोडिफाई करा है। लेकिन कोडिफिकेशन जो हुआ है वो धर्म के आधार पे है। क्लियर हो रहा है अभी कि कोडिफिकेशन है, लेकिन कोडिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑलरेडी है। अब हम ये चाहते थे कि ये सारा रिलीजन हटा के, अगर हिंदू जो वाइफ है डाइवोर्स के बाद उनको पूरे लाइफ के लिए अगर मेंटेनेंस मिलता है, मेंटेनेंस का मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या, कि जो हस्बैंड है उसके कमाई में जो हक है होता है ना मेंटेनेंस के लिए, अगर वाइफ को जैसे हस्बैंड 50,000 अर्न है तो उसमें से होगा ना कि आप जब डाइवोर्स दे रहे हैं तो 15,000 आप वाइफ को देंगे हर महीने, दैट इज द मेंटेनेंस। तो हिंदूज में अलग है, मुस्लिम्स में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है, दैट इज द पर्सनल लॉ, अलग अलग है। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू हम सबका एक बनाना चाहते हैं, लेकिन एक नहीं बन पा रहा है, क्यों, ये भी हमने डिस्कस किया था। अभी हम मेंस वाला क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे, ओके। क्लियर हो रहा है ये क्या चीजें है, सिविल लॉ सिविल कोड की क्या बातें हो रही है, आपको क्लियर हो रही है ये चीजें? तो पहला क्या है, पहला सही हो रहा है, यही बात है कि हम सब कस्टम और स्क्रिप्चर हटा के कॉमन ला रहे हैं। एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, क्योंकि अभी न्यूज में था उत्तराखंड ने ऑलरेडी यूसीसी ला दिया है। गोवा को कौन गवर्न करता था, पुर्तगाली,
पुर्तगाली यहाँ पे राज करते थे गोवा पे। तो वो जो पुर्तगाली थे ऑलरेडी उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड जब वो थे तभी लगा दिए थे, अंग्रेजों ने नहीं लगाया था। जो रेस्ट ऑफ इंडिया था जो अंग्रेजों के कब्जे में था, अंग्रेजों ने क्या किया था, रिलीजन के हिसाब से गवर्न कर रहे थे, कोडिफाई किया था, लेकिन रिलीजियस बेसिस तब भी था। लेकिन पुर्तगीज ने गोवा में पहले ही लगा दिया था। तो गोवा में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए अगर डाइवोर्स होता है, बच्चे को अडॉप्ट करना है, बच्चे की हिस्सेदारी, वो सब कॉमन लगता है, उसमें धर्म नहीं देखा जाता है। लेकिन जो इंडिया में अंग्रेजों ने जिस एरिया को गवर्न किया था, शासन किया था, वहां पे रिलीजियस बेसिस पे अभी भी है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लॉ किसने बनाया, तो आजादी के बाद लॉ तो पहली उत्तराखंड ने बनाया है, लेकिन उत्तराखंड दूसरा स्टेट होगा जिसके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड होने जा रहा है। गोवा के पास तो उन्होंने बनाया थोड़ी है, उनको तो मिल गया ना पुर्तगीज से। क्वेश्चन दो तरीके का यहाँ पे बन सकता है, एक तो आजादी के बाद किस स्टेट ने पहले बनाया, और दूसरा होगा कि आजादी के बाद किसके पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड था। गोवा के पास पहले ही था, उन्होंने लॉ नहीं बनाया, लॉ ऑलरेडी था। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। आजादी के बाद कुछ लॉ हमने अंग्रेजों के समय से जो चला आ रहा था उसको कंटिन्यू किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिखा था, लेकिन जो हमें लगा कि जायज है वो हमने कंटिन्यूअस रखा था। क्लियर हो रही है ये चीजें। तो पुर्तगीज के पास जो गोवा वाला एरिया उसमें पहले से ये ऑलरेडी था। तो सेकंड इनकरेक्ट हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड अभी हो गया है। चले फिर क्या सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। इतने टॉपिक हमने कल डिस्कस किए थे, समझ में आ रहा है? आप लोग पढ़ के आया कीजिए तो थोड़ा आपका आंसर ज्यादा सही होगा। यहाँ पढ़े फिर घर पे जाके पढ़े और एक्स्ट्रा भी पढ़ा कीजिए। मतलब जो पढ़ा क्लास में लगाया जा रहा है उससे थोड़ा सा एक कदम और आगे जाइए जहाँ पे थोड़ी और क्लियरिटी आ सके। अभी तो नहीं हो पाएगा लेकिन धीरे धीरे। हाँ वो रहेगा, वो क्लियरिटी जब आएगी, जब आप मल्टीपल बार जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आनी स्टार्ट होगी। अभी तो आप दो में तो डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं ना। अब यूपीएससी का कट ऑफ ऐसे थोड़ी 200 में 75 नंबर जाता है क्योंकि उनका यही है। अभी दिखा रहा हूं ना आपका ये पेपर, ये यूपीएससी के क्वेश्चंस है, किसी में भी देखिएगा सब में ऐसे ही उन्होंने ट्विस्ट करके रखा है। विद रेफरेंस टू द डिजिटल पेमेंट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया, नीचे ट्विस्ट किया है। कहीं ना कहीं इनका मल्टीपल स्टेटमेंट रहेगा ही, हर जगह मल्टीपल स्टेटमेंट रहता है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन द नॉन कोल माइंस, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव द गोल्ड माइंस, राजस्थान हैव द आयरन ओर माइंस। ओके, अब नीचे दिया 1 and 2, 2, 1 and 3। ये 2018 का मैं दिखा रहा हूँ ये पेपर। किसी भी ईयर का देख लीजिए, उनका पेपर ऐसे ही बनता है, 3-4 ऊपर देंगे, नीचे फिर उसको एक दूसरे से इंटीग्रेट करके उनका क्वेश्चन होता है। ओके, और मैक्सिमम चीजें न्यूज में आपको मिलती हैं। आप यूपीएससी का पेपर देखिएगा वो न्यूज से ही उठा के, जैसे इन्होंने माइंस से पूछा तो माइंस में उस समय लड़ाई चल रही थी आंध्रा में और झारखंड में, तो उन्होंने उठा के माइंस से लेकर कंटिन्यूअसली केस चल रहा था। अभी हमने 3-4 दिन पहले फाइनल आया लेकिन केसेस कंटिन्यूअसली चल रहा था, तो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इनका कहीं ना कहीं उठा के वो वहीं से पूछते हैं। हर एक क्वेश्चन में ट्विस्टेड रहेगा, मुश्किल से 15 से 10 से 15 क्वेश्चन होगा जहां पे डायरेक्ट पूछते हैं। अभी तो पीसेस में भी तो उठा के ट्विस्टेड करके पूछ रहे हैं। अभी रिसेंट का जो आप पीसेस का सिलेबस उठा के देखिए पिछले 2-3 सालों का, तो वो भी आईएएस को थोड़ा थोड़ा कॉपी कर रहे हैं। पिछले साल पीसीएस ने अपना सिलेबस बदला है, यूपी पीसीएस ने अपना सिलेबस बदल के सेम कॉपी पेस्ट करके आईएएस वाला सिलेबस दे दिया है। अभी आप लोगों को मैंने पोस्ट किया है ग्रुप पे, एक बार देखिएगा। जो आईएएस का सिलेबस भी है, पीसीएस का भी सिलेबस है। लास्ट ईयर से जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 जो पीसीएस का मेंस का है, कॉपी पेस्ट किया है। सेम जो एक एक वर्ड बाय वर्ड होता है ना कि कॉपी करके पेस्ट कर दिया, टोटल कुछ भी ऐड नहीं किया है। जीएस 1 to 4 के बीच में अलग से इन्होंने क्या किया, 2 पेपर ऐड किया, पेपर 5 एंड पेपर 6, और उसमें उन्होंने सिर्फ इतना ऐड कर दिया है कि जितनी भी चीजें है इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, स्पेशल फॉर द यूपी, यूपी का जो है
ब्रॉडर रूप में वो यूपीएससी का जीएस पेपर 3 है इकोनॉमिक्स, जो वहां पे आप इंडिया लेवल पे पढ़ेंगे वही चीजें आप यूपी वाले में जो पेपर 5 पेपर 6 है उसमें आप यूपी का सिर्फ पढ़ेंगे कि यूपी के किस एरिया में कौन सी एग्रीकल्चर होती है, लेकिन वो सिलेबस है इंडिया लेवल पे ऑलरेडी यूपीएससी का जीएस पेपर 3 में। तो कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा है यूपीएससी से। 80% आप सिलेबस देखिएगा दैट इज ओवरलैपिंग।